हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों के हिंदी बिहार में। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्लास 12th के लिए पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे और चैप्टर वाइज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने वादा के मुताबिक लेके आ गए हैं। आज से वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो हमारे कंटेंट का लेवल है, यानी इसमें जो पीडीएफ दिया जा रहा है, वीडियो कराया जा रहा है, इसको करने के बाद में आपको कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? मानव भूगोल का उपागम कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है प्रादेशिक विश्लेषण, बी में है क्षेत्रीय विभेदन, सी में है स्थानिक संगठन, डी है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर कौन हो गया? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे। इससे क्या होगा, इससे संबंधित जितने भी चीज़ें होंगी सब आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, डिटेल थोड़ी सी जानते हैं इसके बारे में। मानव भूगोल के अध्ययन के प्रमुख उपागमों में प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन या स्थानिक संगठन तीनों सम्मिलित है। ठीक है, उसके बाद में कहा है कि 1950 और 1960 के दशक में मानचित्रीकरण तथा मात्रात्मक विधियां का प्रयोग बढ़ा था। ठीक है, एग्जाम के टिप्स में हम लोग जानेंगे। ये जो दिया हुआ है एग्जाम का टिप्स, यहाँ पे एग्जाम का टिप्स जो आपको दिया हुआ है अध्याय 1 में दिया हुआ है। ठीक है, मेमोरी ट्रिक भी आपको यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। उपागम बराबर प्रदेश प्लस क्षेत्र प्लस स्थान होता है। प, छ और स की स्थिति से इसको आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं सीधे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। यानी भूगोल में मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है? मानव भूगोल से है, भौतिक भूगोल से है, ए और बी दोनों से है, इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर कौन हो गया? आंसर हो जाएगा सी, यानी मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से है। ठीक है, इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। डिटेल देखने से बहुत सारी फायदा होता है। ठीक है, जैसे मात्रात्मक क्रांति में भूगोल के अध्ययन हेतु सांख्यिकी व गणित मॉडल का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसका प्रभाव भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल दोनों शाखाओं के विश्लेषण के अध्ययन पर पड़ा। ठीक, देखिए एग्जाम टिप्स में यहाँ पे जो लिखा हुआ है एग्जाम टिप्स में, इसको खूब ध्यान से देखना। 1950 और 60 के दशक को मात्रात्मक क्रांति का समय माना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि मात्रात्मक क्रांति के समय किस दशक को माना जाता है? तो 1950 और 60 के दशक को। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी ट्रिक में जरूर देखना, मात्रात्मक बराबर आंकड़े बराबर भौतिक प्लस मानव दोनों होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, इसका कंटेंट देखना और बताना कि कैसा कंटेंट है। ठीक है, लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? ठीक है सॉरी, लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? ऑप्शन ए में है सामाजिक भूगोल, बी में राजनीतिक भूगोल, सी में आर्थिक भूगोल और डी में नगरीय भूगोल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सामाजिक भूगोल हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं डिटेल्स में, इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, सही उत्तर ए है, सामाजिक भूगोल। डिटेल व्याख्या में दिया हुआ है, लिंग भूगोल सामाजिक भूगोल की ही एक उपागम शाखा है। लिंग भूगोल किसका शाखा है? सामाजिक भूगोल की एक उपागम शाखा है जो समाज में महिला और पुरुष स्थिति का अध्ययन करती है। सामाजिक भूगोल की अन्य शाखाएं उपागम व्यवहारिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल आदि है। ठीक है, एग्जाम बोर्ड टिप्स में क्या लिखा हुआ है? उप क्षेत्र और उनके मुख्य क्षेत्र के तालिका बार बार बिहार बोर्ड में पूछी जाती है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। मेमोरी ट्रिक में थोड़ी सी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे सामाजिक बराबर क्या होता है? लिंग प्लस संस्कृति प्लस ज्ञान, इस शब्द को ध्यान में रखना है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? अच्छा, एक बात और बताना चाहेंगे आप लोगों को, इसमें इंग्लिश भी दिया हुआ है और हिंदी भी दिया हुआ है। तो वैसे स्टूडेंट जो आर्ट्स में इंग्लिश एग्जाम देंगे उनके लिए भी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है
चलिए, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ऑप्शन ए में है दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन बी में है पश्चिम यूरोप, सी में है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना होगा? सॉरी गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 4 नंबर का राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर बने रहना, इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, फ्लाइट मोड में। राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसकी हम लोग देख लेते हैं क्या व्याख्या में, हम लोग चलते हैं सीधे। विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया मरुस्थलीय एवं शुष्क जलवायु के कारण अति विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया अति विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र क्यों है? तो मरुस्थलीय एवं शुष्क जलवायु के कारण। उसके बाद में यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो उसको ध्यान से देखना आप लोग। दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी यूरोप या उत्तर पूर्व यूएसए अत्यधिक संघनन नहीं बल्कि डेंस जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। एग्जाम बोर्ड टिप्स में क्या लिखा है? मरुस्थल और अति शीतल प्रदेश सैकड़ों विरल जनसंख्या के उदाहरण होते हैं। इसको ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन में हम लोग चार पाँच क्वेश्चन क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में मेमोरी ट्रिक में लिखा हो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया बराबर विक्टोरिया मरुस्थल बराबर कम लोग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। थोड़ा तेजी में हम करा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन में उतना नहीं हम समझा पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? ये तो सब कोई जानता है भाई साहब। ऑप्शन नंबर ए में रसिया है, बी में इंडोनेशिया है, सी में ब्राजील है, डी में क्या है? भारत है। ठीक है, इसमें बताना है सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। इसको सभी कोई जानता है। राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की इसका थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। विस्तृत व्याख्या में दिए गए विकल्पों में भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, सब कोई जानता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किसको पछाड़ते हुए? चीन को पछाड़ते हुए। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश को पछाड़ करके भारत जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो चीन को पछाड़ करके। ठीक है, जबकि इंडोनेशिया चौथे तथा ब्राजील 5वें स्थान पर है। एग्जाम टिप्स में क्या लिखा हुआ है? विकल्पों में से सबसे बड़ी जनसंख्या चुनना होता है। देखिए, मेमोरी ट्रिक में इसको ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान देना, मेमोरी ट्रिक वाला को। सबसे पहले क्या होगा? भारत हो जाएगा, उसके इंडोनेशिया, ब्राजील और रसिया हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या परिवर्तन घटक होता है, यानी जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन के घटक में ऑप्शन नंबर ए है जन्म हो गया, बी में मृत्यु हो गया, सी में प्रवास हो गया, डी इनमें से कोई नहीं हो गया। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जनसंख्या परिवर्तन में ये सब घटक होते हैं। ठीक है, इसका हम लोग पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन, यानी डिटेल में क्या समझाया हुआ है। आइए देखते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं। कौन कौन होता है? जन्म यानी बर्थ रेट इंग्लिश में बोले, मृत्यु दर यानी डेथ रेट बोलते हैं, एवं प्रवास होता है, माइग्रेशन होता है। ठीक है, बोर्ड टिप्स में क्या दिया हुआ है? प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि में अंतर 2 अंकों वाले प्रश्न में पूछा जाता है, यानी 2 नंबरिया क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। ठीक है, ट्रिक घटक में क्या है? जन्म, मृत्यु और प्रवास। यहाँ पे JMP आप लोग याद रख सकते हैं, JMP के ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। देखिए, कोई कोई ऐसा क्वेश्चन भी आता है जो माइंड बेस पे होता है, उसमें दिमाग में लगाना होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी दिमाग में लगाना है 7 नंबर क्वेश्चन में कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है पुरुष साक्षरता से, जनसंख्या घनत्व से, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। देखो, एक बात इसमें समझ में जरूर आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के कि आयु लिंग, लिंग में क्या होता है? पुरुष और महिला होता है, मेल और फीमेल ही होता है। तो इसका आंसर हम लोग सही माइंड वेस पे सोच करके लगा सकते हैं। चलिए, इसको एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़ते हैं, इसका ट्रिक भी देखते हैं। विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे, आयु लिंग पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या में आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है।
इसके नीचे क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान से देखना है इसको। इसके बाएं भाग में पुरुष का प्रतिशत तथा दाएं भाग में महिला का प्रतिशत प्रदर्शित होता है। पूछेगा बाएं भाग में किसका प्रतिशत, पुरुष का, और दाएं भाग में महिला का होता है। ठीक है, बोर्ड यहाँ पे ध्यान देना आप। नाइजीरिया का पिरामिड घंटी के आकार का नहीं बल्कि घोड़े के आधार वाला त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। इसको देखना जब मेमोरी ट्रिक में नाम में ही इसके उत्तर है। लिंग में कौन कौन आता है, महिला और पुरुष दोनों आता है, तो आयु और लिंग हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर एवं घटती हुई मृत्यु दर होती है। ऑप्शन नंबर है प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया और इनमें से कोई नहीं हो गया। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी तृतीय हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसके डिटेल्स में क्या समझाया हुआ है। तृतीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों तेजी से गिरावट आती है। देखिए, जब तृतीय अवस्था में होता है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, जिससे जनसंख्या स्थिर या धीमी गति से बढ़ती है। इसके नीचे ये वाला देखो, प्रथम अवस्था उच्च जन्म दर प्लस उच्च मृत्यु दर होता है। प्रथम अवस्था में क्या होता है, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर होता है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, उच्च जन्म दर प्लस घटती मृत्यु दर होता है। विकसित देश सामान्यतः तृतीय अवस्था में आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी, कि विकसित देश सामान्यतः किस अवस्था में आता है, तृतीय अवस्था में आता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक भी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे 9 नंबर क्वेश्चन में, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए में है 35 वर्ष से कम, बी में है 25 वर्ष से अधिक हो गया, सी में है 20 से 60 हो गया, डी में क्या है 15 वर्ष से 59 वर्ष हो गया। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यानी डिटेल्स देखते हैं। विस्तृत व्याख्या में क्या समझाया है कि 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग को उत्पादक एवं कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। कितना वर्ष से, 15 से 59, यानी ध्यान में रखना 15 चौके कितना होता है 60, एक घटा देना 59, आंसर हो जाएगा। 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक, 0 से 14 क्या होता है, बाल वर्ग में आते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, 0 से 14 बाल वर्ग, 60 से अधिक वृद्ध वर्ग आश्रित जनसंख्या में माना जाता है। ठीक है, एग्जाम के टिप्स में क्या लिखा है, यह प्रश्न बिहार बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। वर्ष रट ले 15 से 59 वर्ष, यह लगातार पूछा जाता है, इसको रटना जरूरी हो जाता है। 15 चौका 60, एक घटा लेंगे 59 हो जाएगा, यानी 15 से 59 हो जाएगा। कार्यशील में 15 से 59 हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है मानव विकास का उपागम कौन है। ए में है आय उपागम, बी में क्षमता उपागम, सी में कल्याण उपागम, डी में इनमें से सभी हो जाएगा। 10 नंबर का राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कह रहा है कि मानव विकास का उपागम कौन है, तो इनमें से सभी है। आय हो गया, क्षमता हो गया, कल्याण हो गया, और कौन हो गया, क्षमता उपागम भी हो गया, आय हो गया, सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हम लोग इसका क्या देखते हैं, इसका देखते हैं डिटेल में विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। मानव विकास के 4 उपागम होते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे देखना, आय उपागम, आय हो गया, कल्याण हो गया, आधारभूत हो गया और क्षमता हो गया। ठीक है, क्षमता उपागम का प्रतिपादन प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था। क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में बना सकता है कि क्षमता उपागम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया था। एग्जाम टिप्स में क्या दिया हुआ है, अमर्त्य सेन और महबूबुल हक दोनों के नाम मानव विकास से जुड़ा है। दे देगा कि किसका नाम मानव विकास से जुड़ा हुआ है, तो अमर्त्य सेन और महबूबुल हक दोनों का। यहाँ पे मेमोरी ट्रैक में लिखा है उपागम आय प्लस कल्याण प्लस आवश्यकता प्लस क्षमता, जो यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है, यानी मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है। 1 नंबर पे है जर्मनी, बी में स्वीडन हो गया, सी में जापान हो गया, डी में नॉर्वे हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पे है। ठीक है, अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि डिटेल्स में आपको क्या क्या लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पे देखिए, नॉर्वे सही उत्तर है।
विस्तृत व्याख्या। नॉर्वे मानव विकास सूचकांक लंबे समय से शीर्ष स्थान बनाए रखने वाला प्रमुख देशों में शामिल है। इतना याद रखना। मानव विकास सूचकांक यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है, मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के माध्यम से स्कोर किया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि कितना के माध्यम से, कितना के मध्यमान से स्कोर किया जाता है, तो 0 से 1 के मध्यमान से स्कोर किया जाता है। उसके बाद में HDI रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी करता है। इसका रिपोर्ट प्रतिवर्ष कौन जारी करता है? HDI रिपोर्ट प्रतिवर्ष UNDP द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। मेमोरी में क्या है यहाँ पे देखना, नॉर्वे कोई खास नहीं, यहाँ पे याद कर लेना। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर इसको आप क्लियर कर लेते हो तो 50% आपका ऐसा ही नंबर बढ़ जाता है भाई साहब। 50% ऑब्जेक्टिव आप यहीं से क्लियर कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर के पूछा हुआ क्वेश्चन ही पूछा जाता है। देखो, ब्राज़ील के बड़े कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? ए में मिल्पा है, बी में फजेंडा है, सी में लादांग है और डी में इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फजेंडा। यानी ब्राज़ील के कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के विशाल रोपण बागानों को फजेंडा कहा जाता है। यहाँ पे विशाल रोपण को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। और रोपण बागान को फजेंडा कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना। मिल्पा और लदांग स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम है। किसका नाम है? स्थानीय कृषि का, स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। ठीक है। यहाँ पे देखना, यूरोपियों ने ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान विकसित किए थे। पूछेगा क्वेश्चन कि ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को विकसित किसने किया था? तो यूरोपियों ने किया था। यहाँ पे याद रखना। ठीक है। मेमोरी ट्रिक में क्या दिया है? ब्राज़ील की कॉफ़ी बराबर फजेंडा, यहाँ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा है रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? ऑप्शन नंबर 1 में रोपण कृषि हो गया, भूमध्यसागरीय कृषि हो गया, गहन निर्वाह कृषि हो गया, मिश्रित कृषि हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ए, यानी रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो रोपण कृषि की उपज है। ठीक है। चलते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में, यानी डिटेल्स में थोड़ी सी इसकी जानते हैं हम लोग। विस्तृत व्याख्या। रबड़ एक प्रमुख रोपण कृषि है। देखिए, रोपण कृषि में और भी फसल आता है, जैसे चाय हो गया, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ध्यान देना। चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, नारियल हो गया। इसके अलावा ये भी चारों पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में, इसको ध्यान रखना है। रोपण कृषि बड़े आकार के फर्मों और भारी पूंजी निवेश की विशेषता रखती है, ये भी ध्यान में रखना है। मलेशिया में रबड़ के विशाल रोपण बागान विकसित किए गए हैं। कहाँ? मलेशिया में। रोपण कृषि, यहाँ पे रोपण फसलें रबड़, चाय, कॉफ़ी और गन्ना होता है, यानी जिसको रोप करके पैदा किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 14 हो गया। यानी वेल्स कहाँ है? ये क्या है? घास के मैदान है। ठीक है। आई थिंक घास के मैदान ही है। तो वेल्स कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में यूरोप में हो गया, एशिया में हो गया, अफ्रीका में हो गया, दक्षिण अमेरिका में हो गया। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। वेल्स कहाँ हो गया? वेल्स हो गया अफ्रीका में हो गया। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है। वेल्स दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, सॉरी रुक जाओ, यहाँ ध्यान देना वेल्स वाला पे। दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान है। ये पूछ सकता है कि कैसे, किस प्रकार के घास के मैदान है? तो शीतोष्ण घास के मैदान है, यहाँ पे ये भी याद रखना है। ठीक है। एक बात और यहाँ पे ध्यान देना है, वेल्स के अलावा ये चारों भी पूछ लेगा, ये चारों विशेष रूप से ध्यान में रखना है। प्रेरीज कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। पंपास कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा। डाउन्स कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है। ये चारों ध्यान में रखना है। देखो, यहाँ पर घास के मैदान मिलान परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अक्सर पूछा जाता है। मिलान करने को दे दिया जाएगा, उसमें मिलान करना रहेगा। ठीक है। यहाँ पे मेमोरी ट्रिक में भी दिया हुआ है। अफ्रीका बेल्ट्स हो गया, अमेरिका हो गया, प्रेरीज हो गया। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? इसमें कह रहा है एकल कृषि नहीं है। मिश्रित कृषि हो गया,
रोपण कृषि हो गया, व्यापारिक अनाज कृषि हो गया, डी में क्या हो गया, डेयरी कृषि हो गया। तो 15 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि जो है एकल कृषि नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन यानी डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या जानकारी मिलती है। मिश्रित कृषि में उगने वाले फसल मिश्रित कृषि में फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन में किया जाता है। यानी देखो, जब मिश्रित कृषि किया जाता है तो उसमें क्या होता है, पशुपालन भी किया जाता है, अतः यह एकल फसल नहीं है। रोपण कृषि एवं व्यापारिक अनाज कृषि में केवल एक ही फसल पर केंद्रित किया जाता है। एकल फसल किस में होता है, रोपण होता है और व्यापारिक होता है। मिश्रित कृषि विश्व के सबसे अधिक विकसित भागों उत्तर पश्चिम यूरोप में किया जाता है। एग्जाम बोर्ड टिप्स में लिखा हुआ है, मिश्रित कृषि बराबर फसल प्लस पशु, दोहरा लाभ होता है यहाँ पे। याद रखना, मिश्रित कृषि में क्या होता है, फसल होता है, पशुपालन भी होता है। एकल कृषि अलग होता है, व्यापारिक अनाज कृषि में केवल फसल पर केंद्रित होता है आदमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग इसमें कौन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में सीमेंट हो गया, बी में रबड़ उद्योग हो गया, सी में लौह इस्पात उद्योग हो गया, डी में पेट्रो रसायन उद्योग हो गया। कृषि आधारित उद्योग इसमें पूछ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कृषि आधारित उद्योग है। रबड़ हो जाएगा, सीमेंट का तो खेती होता नहीं है, लौह इस्पात उद्योग का खेती होता नहीं है, पेट्रो रसायन उद्योग का खेती होता नहीं है। खेती किसका होता है, रोपण का। रबड़ उद्योग हो गया, ठीक है। अभी रबड़ कृषि के बारे में हम लोग पढ़े हैं, रोपण कृषि वाला आता है ये वाला, जैसे गन्ना हो गया, ये हो गया। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखते हैं। रबड़ उद्योग कच्चा माल कृषि रोपण उपज से प्राप्ति होता है। किससे प्राप्ति होता है, रोपण उपज से प्राप्ति होता है, इसलिए यह कृषि आधारित उद्योग है। यहाँ पर देखो, सीमेंट व लौह इस्पात खनिज आधारित उद्योग है। कैसा उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है। बोर्ड एग्जाम टिप्स में क्या लिखा है, सूती वस्त्र, चीनी, रबड़ और चाय कॉफी कृषि आधारित उद्योग के प्रमुख उदाहरण है। इसको आप लोग याद कर लेना, कोई भी एक ऑप्शन बना कर पूछ सकता है इसमें से। यहाँ पे मेमोरी ट्रिक भी देख लेना आप लोग, रबड़ पेड़ों से मिलता है इसलिए कृषि आधारित उद्योग है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है। इसमें पूछ रहा है रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है। ऑप्शन ए में हो गया भारत, 2 में हो गया ग्रेट ब्रिटेन, सी में जर्मनी हो गया, डी में कहाँ हो गया, फ्रांस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर कितना हो जाए, सही आंसर हो जाएगा सी, यानी जर्मनी में। रूर प्रदेश किसको बोला जाता है, जर्मनी को बोला जाता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि डिटेल्स में आपको क्या समझाया गया है इसमें। तो विस्तृत व्याख्या, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी एक प्रसिद्ध कोयला एवं लौह उत्पादक क्षेत्र है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये पूछ देगा जो विस्तृत व्याख्या है जर्मनी का रूर औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पे कौन कौन सा उत्पादक का क्षेत्र है, तो कोयला और लौह उत्पादक क्षेत्र, यहाँ पे लिखा है कोयला और लौह उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। अब देखो, भारत में दामोदर क्षेत्र को समृद्धि के कारण रूर का क्षेत्र कहा जाता है, या रूर का प्रदेश भी कहा जाता है। किसको, दामोदर क्षेत्र को कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम टिप में क्या लिखा है, भारत का रूर किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार और दामोदर घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रूर बराबर यहाँ पे क्या लिखा है, जर्मनी लिखा गया है, ठीक है। देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप में संबंधित कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, यहाँ पे कुटीर उद्योग है, बी में खनन हो गया, सी में खाद्य प्रसंस्करण हो गया, डी में क्या हो गया, सेवाएं हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन हो गया, डी हो गया। यानी सेवा में जो भी आता है वो टर्शियरी सेक्टर में आता है, यानी तृतीय क्रियाकलाप में आता है। हम लोग थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन यानी डिटेल भी देखते हैं, ठीक है। डिटेल से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होता है, यहाँ पे देख लो। तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है, टर्शियरी एक्टिविटी में मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र आते हैं, जैसे व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया तथा प्रशासन। ये सब सेवा क्षेत्र में जितने भी आते हैं वो सब टर्शियरी एक्टिविटी में आते हैं, टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। देखो, खनन बराबर प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन आता है, खनन आता है,
ठीक है, यानी प्राइमरी सेक्टर में खनन आ जाएगा। उद्योग एवं प्रसंस्करण द्वितीय क्रियाकलापों में आ जाता है। ये जब आपको क्लास कराए जाएंगे यूट्यूब पे फ्री में, तब आपको इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिटेल ज़्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम टिप्स में क्या लिखा गया है कि सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा का हिस्सा बनता है। साथ साथ आपको ये भी पता चल रहा है कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको बताया जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इस पर ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। मेमोरी ट्रिक में दिया गया थर्ड क्रियाकलाप केवल सेवाएं होता है, नो फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट इसमें काम नहीं काउंट होता है। हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? ए में हो गया पूंजी हो गया, बी में बाजार हो गया, ऊर्जा हो गया, इनमें सभी हो गया, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, उद्योग की स्थापना के लिए अगर किसी चीज़ को आप स्थापना करते हैं, उद्योग किसी चीज़ का स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। श्रम भी चाहिए आपको, पूंजी भी चाहिए, बाजार भी बेचने के लिए चाहिए, आपके पास में ऊर्जा भी चाहिए, परिवहन तंत्र भी चाहिए, यानी इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अल्फ्रेड वेबर ने, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि अवस्थिति सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था? अल्फ्रेड वेबर ने किया था। एग्जाम टिप्स में क्या दिया हुआ है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में इसको पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। मेमोरी ट्रिक में दिया हुआ है उद्योग बराबर पूंजी, बाजार, ऊर्जा, श्रम, इन सब चीज़ों की आपको जरूरत पड़ती है उद्योग बाजार में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का 20 क्वेश्चन, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलापों से संबंधित है? अब द्वितीय क्रियाकलाप सेकेंडरी एक्टिविटी में कौन आता है? यहाँ पे ऑप्शन में एक में हो गया खाद्य प्रसंस्करण हो गया, बी में हो गया फूड व्यापार हो गया, सी में खेती हो गया, डी में क्या होगा? आखेटक एवं भोजन संग्रह हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी खाद्य प्रसंस्करण हो जाएगा। अब इसका हम लोग डिटेल्स में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण विनिर्माण का वह भाग है जो कच्चे माल को नए उत्पाद में बदलता है। क्या करता है? कच्चे माल को नए उत्पाद में बदलता है, अतः यह द्वितीय क्रियाकलाप है, ठीक है। खेत एवं आखेट प्राथमिक क्रियाकलाप है, फुटकर व्यापार तृतीय है। इसमें बता भी दिया है। देखिए, फुटकर व्यापार यानी कोई चीज़ क्या कर रहा है? बेच रहा है, यानी सेवा कर रहा है, तो तृतीय में आ गया। खेती एवं आखेटक क्या हो जाएगा? द्वितीय में आ गया है, ठीक है। अब इस चीज़ ध्यान देने वाला यहाँ पे बोर्ड एग्जाम टिप में निर्माण एवं विनिर्माण सभी द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं। निर्माण और विनिर्माण के कौन से क्रियाकलाप में आते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं, यानी सेकेंडरी एक्टिविटी में आते हैं, ठीक है। प्रसंस्करण बराबर रूप बदला सेकेंड क्रियाकलाप है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, थैंक यू।